हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूले के साथ साथ। और यह वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड फिजिक्स के नाम पे बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन फोर्स के अंतर्गत। और उसमें देखिए पहला जो टॉपिक होगा कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। जनरली दो टाइप का मोशन होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल कर लीजिए या लीनियर मोशन कर लीजिए, तो उस केस में कंडीशन पूछता है जनरली जो है, तो मतलब क्या कंडीशन होगा ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। अगर किसी रिजिड स्टेशनरी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हैं तो देखिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन होगा या तो रोटेशनल मोशन होगा। तो किस कंडीशन में ट्रांसलेशनल होगा, किस कंडीशन में रोटेशनल होगा। तो जब बॉडी फ्री टू मूव होगी तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, और जब बॉडी जो है पाइवोटेड होगी किसी पॉइंट के बाद तो रोटेशनल मोशन होगा। जैसे आपने पॉटर्स व्हील देखा है, पॉटर्स व्हील घूमता रहता है, रोटेट कर रहता है अबाउट दिस पाइवोट, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसमें रोटेशनल मोशन है। अगर मान लीजिए कि प्लेग्राउंड में एक बॉल पड़ा है, आप उस पर किक मारते हैं तो बॉल लिनियरली मूव करता है। तो उस केस में जो प्लेग्राउंड में जो बॉल है वो आपका फ्री टू मूव की कंडीशन में है। फिर हम लोग बच्चों बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। मोमेंट ऑफ फोर्स कर लीजिए या टॉर्क कर लीजिए या टर्निंग इफेक्ट कर लीजिए, बात एक ही है। तो यह जो है मोमेंट ऑफ फोर्स सिंबल टाउ होता है, F इंटू डी होता है। एक आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, और ये जो आप डॉटेड देख रहे हैं दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और वो आपका पाइवोट है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां देखिए 90 बना हुआ है, ये आपका डी है। तो जब F इंटू डी करेंगे तो आपका मोमेंट मिल जाएगा या टॉर्क मिल जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगा, सीजीएस डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट केजीएफ या जीएफ होता है। तो ऐसा सिस्टम में आपका हो जाएगा केजीएफ मीटर इन ग्रेविटेशनल यूनिट के अंतर्गत। आपका सीजीएस सिस्टम में जीएफ सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात आती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इसमें भी न्यूमेरिकल्स आता है सम। उसके बाद देखिए मोमेंट का टाइप कितना होता है। तो दो तरह का मोमेंट होता है, जनरली क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जब किसी रिजिड स्टेशनरी पाइवोटेड बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो देखिए दो कंडीशन है, या तो वह क्लॉकवाइज घूमेगी, घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ये तो समझ रहे होंगे। अब देखिए सेंस ऑफ रोटेशन पर भी आता है क्वेश्चन। सेंस ऑफ रोटेशन मतलब ये है कि सेंस ऑफ रोटेशन, अगर आप किसी रिजिड स्टेशनरी पाइवोटेड बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो वह किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, मतलब क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए दो फैक्टर पे करता है। पहला है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आप किस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी ये है, ठीक है। आपने पहला देख लीजिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर आपने फोर्स यहां पे लगाया, यहां पे इस डायरेक्शन में लगाया ऐसे, तो बॉडी देखिए ऐसे रोटेट करेगी, ये आपका पाइवोट है। अगर आपने फोर्स यहां पे लगाया है, देखिए डायरेक्शन नहीं है, आपने केवल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया। इसमें यहां लगा रहे हैं उसी बॉडी में, एक बार आप यहां पे लगा रहे हैं। मान लीजिए अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां पे आपने ए पे लगाया, यहां पे बी पे लगा रखा है। तो देखिए सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। ये आपका क्या था, क्लॉकवाइज था, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन मान लीजिए कि पॉइंट वही है, पॉइंट वही है, आप इस डायरेक्शन डाउन लगा रहे हैं, तो देखिए बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अगर आपने फोर्स यहाँ पे इसी पॉइंट आप चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, आप नीचे से लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऐसे लगा रहे हैं, तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी। और ये दोनों का दोनों जो है, ये सभी जो है बॉडी जो है पाइवोटेड है,
किसी पॉइंट पे लगाओ। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, कॉमन एग्जांपल्स रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ फोर्स। आपकी बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप उसके बाद देख लीजिएगा। कॉमन एग्जांपल्स मतलब जैसे मान लीजिए कि आप क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी देख सकते हैं, एज लाइक a spanner or wrench has a long handle, why? तो आप सभी में देखेंगे कि जो भी इसमें क्वेश्चन होंगे मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड, ये सभी में टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी आपको लगाना है। ध्यान दीजिएगा, आपको ग्रेटर मोमेंट चाहिए। अगर मान लीजिए फोर्स गिवन है, फोर्स कांस्टेंट है, तो ग्रेटर मोमेंट कैसे आएगा? जब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इंक्रीज करेंगे। इसलिए आटा जो पीसने वाली, गेहूं पीसने वाली जो चक्की होती है, उसमें आप देखेंगे एक लकड़ी का हैंडल रहता है जो कि पेरीफेरी के पास किनारे लगा रहता है, और बीच में एक आयरन का रॉड रहता है। उसी आयरन रॉड के चारों तरफ जो चक्की घूमती रहती है। तो उसमें भी जो वुडन जो हैंडल रहता है एकदम किनारे लगाया जाता है, कि ताकि आयरन पायोड से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं, वह जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हो, ताकि आसानी से उसमें टर्निंग प्रोड्यूस हो के मोमेंट प्रोड्यूस हो सके, सर्कुलर आपका जो व्हील है। तो जितने भी क्वेश्चन है इसी टाइप से होंगे, इसी फॉर्मूले बेस्ड होंगे, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। फिर आपका देखिए कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कपुल। देखिए जब दो इक्वल फोर्सेज होंगी, इक्वल, और उनका डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए फोर्स एफ है और ये आपका ए पॉइंट पे लग रहा है, या ये आपका बी पॉइंट पे लग रहा है, दोनों एफ है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल फोर्सेज एक कपुल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड कपुल आल्सो विल हैविंग द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस रोटेटरी मोशन। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो देखिए जब किसी बॉडीज पे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, देखिए बॉडी की दो कंडीशन होगी, या तो रेस्ट पे होगी या तो मोशन में होगी। तो अगर बहुत सारे फोर्सेज लगाने पे बॉडी या तो रेस्ट में रह रही है या तो मोशन में रह रही है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो दो तरह का इक्विलिब्रियम होगा, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा और डायनामिक होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो देखिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है उस सिस्टम पे जितने भी फोर्सेज लगेंगी उन सभी का सम 0 होगा, और जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टाउ, ये 0 होगा। जितने भी फोर्सेज होंगी उन फोर्सेज का मोमेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी 0। ये दो कंडीशन के अंतर्गत कोई भी बॉडी जो होती है इक्विलिब्रियम में होती है, चाहे हम बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम का या तो फिर बात करें हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शॉर्ट में लिखा है सीजी। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का ऐसा पॉइंट है जहां पे ये एज्यूम किया जाता है कि उसकी इंटायर मास जो है सपोज टू एक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का ये जरूरी नहीं है कि बॉडी के मास पर ही हो, ये बॉडी के मास पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक वायर ले लीजिए, यूनिफॉर्म वायर ले लीजिए, तो जितना उसका लेंथ होगा उसके ठीक मिडिल में सीजी होगा। लेकिन उसी वायर को अगर आप फोल्ड कर देंगे, एक सर्कल का शेप दे देंगे, ये मान लीजिए वायर है, तो इस केस में इसका सीजी यहां पे होगा, मिडिल में होगा। लेकिन इसी वायर को अगर आप राउंड कर देंगे, सर्कल बना दिए, सर्कुलर शेप अगर दे देंगे, सीजी यहां पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मटेरियल पे सीजी सिचुएटेड है, लेकिन यहाँ पे मटेरियल पे नहीं है। तो बहुत सारे रेगुलर बॉडीज का बुक में भी दिया है, जैसा कि एक हमने बताया है, यहाँ भी बताया है। हो सकता है कि ट्रायंगल हो सकता है, तो मान लीजिए कि ट्रायंगुलर लेमना अगर है। हाँ एक बात और, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका सीजी कहाँ होगा? इस ट्रायंगल के जितने भी मीडियंस होंगे, ऑल द 3 मीडियंस, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे होगा।
जैसे मान लीजिए कि एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, तो जहां पे ये तीनों कटेंगी यहां पे सीजी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ट्रायंगुलर लैमिना अगर है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगुलर लैमिना मतलब इसे पूरी की पूरी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी की पूरी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें अंदर मास नहीं है, ध्यान समझिएगा। तो इस केस में भी जो सीजी जो होगा, दोनों केस में सीजी विल बी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। लेकिन इसमें मास पे डिस्ट्रीब्यूटेड, मास पे सिचुएटेड होगा सीजी, और यहां पे मास पे सिचुएटेड नहीं होगा, आउटसाइड द मास होगा। उस टाइप से सॉलिड कोन होगा, हॉलो कोन होगा, सिलेंडर होगा, तो बहुत सारे दिया हुआ है। मान लीजिए कि अगर आपका इररेगुलर बॉडी अगर है तो उसकी सीजी आप कैसे करेंगे, क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कुछ करना नहीं है। मान लीजिए कि हमारे पास इस टाइप से बॉडी है, इररेगुलर है, ऐसे ऐसे है, तो जहां पर भी ये आप देख रहे हैं किनारे किनारे, ये आप होल्स बना लीजिए, जितना में उतना होल्स बना सकते हैं। जितने भी होल्स आपने बनाए हैं नियर द पेरीफेरी, उसके से आप करेंगे। जहां पे ये सभी लाइंस एक दूसरे को काटती हैं वहां पे सीजी मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास इररेगुलर बॉडीज है तो हम सीजी उसका निकाल सकते हैं। फिर देखिए सर्कुलर मोशन, नाम में ही देखिए आंसर छिपा हुआ। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करती है तो उसकी मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। और देखिए सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। मतलब क्या होगा? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो हर एक इंस्टेंट उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वो चेंज करेगी। और डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होती है? अलोंग द टेंजेंट होती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी का स्पीड तो कांस्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होगा। क्योंकि वेलोसिटी वेरी करेगा इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई एक स्टोन आप एक रस्सी से बांध दीजिए या कोई मेटालिक बॉब बांध दीजिए, उसको गोल गोल घुमाइए। तो गोल गोल जब आप घुमाना चालू करते हैं तो एक फोर्स आपके फिंगर की तरफ एक्ट होती है। गोल गोल जब आप घुमाएंगे तो एक फोर्स जो है आपके फिंगर की तरफ एक्ट होगी, आपके फिंगर की तरफ। ये जो आप फोर्स देख रहे हैं ना, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं मेरी गो राउंड एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। ये मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि कोई आपका मेटालिक सर्कुलर प्लेट होता है और यहां पे सेंटर कोई आपका बॉडी है, बंधा हुआ है, दो पर्सन है, एक पर्सन यहां पे है, एक पर्सन यहां पे है। दो पर्सन ये जो आपने बॉल जो बांध रखा है उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब ये मेरी गो राउंड जब स्टेशनरी रहेगा तो दोनों पर्सन को, जो पर्सन यहां भी है और जो पर्सन जो आपका मेरी गो राउंड भी जो सेंटर पे है, दोनों को स्टेशनरी दिखाई देगा। लेकिन जो ही यह मेरी गो राउंड मोशन स्टार्ट करेगा तो उस सिचुएशन में यहां का जो पर्सन है उसको यह दिखाई देगा कि यह जो बॉल है, यह बॉल सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है। लेकिन यहां का जो पर्सन है उसको ऐसा लगेगा यह बॉल हमेशा ठीक उसके सामने है, स्टेशनरी है, ऐसा लगेगा। यहां का जो पर्सन है इसको दिखाई देगा कि यह जो बॉल है सर्कुलर पाथ में, हमने डॉटेड लाइन से दिखाया सर्कुलर पाथ, मोशन करती रहेगी। लेकिन यहां जो पर्सन है उसको ऐसा लगेगा कि यह जो बॉडी है विच हैज बीन केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस और जो कि स्टेशनरी है, ऐसा लगेगा, वो चल नहीं रहे, उसको ऐसा महसूस होगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यहां का जो पर्सन है उसको ये समझ में आएगा कि ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी तरीके से रस्सी अगर टूट जाती है, रस्सी अगर टूट जाएगी तो उस केस में इस डायरेक्शन में इसको दिखाई देगा अलोंग द टेंजेंट ये मोशन कर रही है। लेकिन यहां का जो पर्सन है उसको ऐसा लगेगा कि बॉडी अभी यहां है,
यहां है, यहां है। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि एक फोर्स है जो कि इस बॉल को, मतलब ये स्ट्रिंग टूटने के बाद बाहर की तरफ खींच रही है। मतलब यहां जो पर्सन है, ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि बॉल रेडियली आउटवर्ड जो है जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स ऐसी है जो कि इसको बाहर की तरफ खींच रही है, और वही जो फोर्स है आपका इस पर्सन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। मतलब वह पर्सन जो कि मेरी गो राउंड के सेंटर पे है, वह मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एज्यूम करता है। तो बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वर्चुअल फोर्स है, फिक्टिशियस है, जो कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एज्यूम किया गया है। लेकिन रियल एग्जिस्टेंस किसकी होती है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की होती है। अगर मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स आपको निकालनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे mv²/r लगाएंगे। यहाँ पे r क्या है? जो भी सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस है, और जो बॉडी जो मूव कर रही है उसकी मास है, और v जो है उसका स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों फोर्थ चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, और आपको फॉर्मूले भी मैं डिस्कस किया हूं। आप ध्यान से चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें बच्चे ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से समझने में। देखिए मैं कहना क्या जा रहा हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म मीटर रूल लिखा हुआ है, मीटर वर्ड लिखा है, ध्यान रखिएगा। कभी के एग्जाम में हाफ मीटर भी दिया रहता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सवाल को करना है। बैलेंसेस ओरिजेंटली ऑन ए नाइफ एज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर मार्क। ये देखिए 50 सेंटीमीटर किसका पोजीशन है? तो नाइफ एज का पोजीशन है, जहां पे मीटर स्केल टिकेगा उसकी बात हो रही है। कब ऐसा हो रहा है? जब कोई वेट 20 GF का सस्पेंड हो रहा है एक एंड से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हमने मान लिया कि कोई मीटर रूल है, 1 मीटर का मीटर रूल है, मतलब 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ध्यान रखिएगा, अगर हाफ मीटर रहेगा तो 50 सेंटीमीटर लीजिएगा, मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो मीटर रूल है 100 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर ये 0 है मान लीजिए, तो ये आपका 100 होगा, 100 सेंटीमीटर। 50 कहीं बीच में होगा, मिडिल में मान लीजिए ये 50 का मार्क है, 56 कहीं यहां होगा मान लीजिए। यही आपका जो है फलक्रम है, नाइफ एज की जो बात हो रही है, ये मान लीजिए कि फलक्रम है। ठीक, तो अब देखिए यहां पे हम टिका रहे हैं, बीच में तो टिका नहीं रहे हैं। अगर हम बीच में टिकाते, मतलब ठीक बीचों बीच रहते, यहां पे अगर हम टिकाते मीटर रूल को, तो इधर का वेट बराबर होता। लेकिन हम तो टिका रहे हैं 56 पे। ये जो मार्क है 56 वाली मार्क है, 56 वाली मार्क है, ये है आपका वेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर का वेट ज्यादा हो जाएगा, इधर का वेट कम हो जाएगा। तो देखिए इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब देखिए इधर का वेट क्या है? ज्यादा है, इधर का वेट कम है, मतलब 20 GF किधर लगाना होगा? बच्चों यहां पे केयरफुल रहना है। आपने यहां पे टिकाया हुआ है, यहां पर 50 पे नहीं टिकाया। अगर 50 पे टिकाते तो दोनों साइड, मतलब इधर का वेट बराबर होता, लेकिन आप टिका रहे 56 पे, मतलब इधर का वेट ज्यादा है, इधर लटक जाएगा। तो न लटके उसके लिए क्या करना होगा? इस साइड आपको फोर्स लगाना होगा। किधर लटकाएं, किधर लगाएंगे? यहां पे लगा देंगे। तो यहां पे लिखा भी है फ्रॉम वन एंड। अब जो वन एंड किधर होगा? बच्चे क्या करते हैं, इधर भी लगा देते हैं। इधर तक पहले ही से लटका हुआ है, अब वेट आपको लटकाना है, तो वेट क्या करेगी? नीचे की तरफ झुकाएगी, तो उसकी टेंडेंसी होगी। तो इधर झुक ही रहा है, तो हम क्या करेंगे? इधर लगा देंगे। इधर जब लटकाएंगे तो ये बैलेंस हो गया है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, ये ऐसा करने से बैलेंस हो जा रहा है। तो ठीक है, हमें देखिए डायग्राम स्केच करना था। एक पार्ट तो हो गया बच्चों, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में हम लोग देखिए वेट निकालना है, ध्यान समझिएगा, वेट। तो बच्चों यहां पे हम लगाएंगे प्रिंसिपल मोमेंट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मोमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है कि सर कैसे जानेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट? क्लॉकवाइज माने घड़ी के सुई की दिशा में,
घड़ी के सुई की दिशा में। ये देखिए 20 GF will having the tendency to rotate the meter rule clockwise, मतलब 20 GF के चलते जो मूवमेंट होगी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। तो फिर कहीं एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, तभी ना बैलेंस हो रही है, क्योंकि जो है बैलेंस है ओरिजेंटली। तो इन द बैलेंस पोजीशन द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब चूंकि एक ही फोर्स है, बहुत बच्चे ढूंढने लगते हैं कि अरे एक ही फोर्स, अब क्या करें? तो जो जितने फोर्स दिए गए आप उसका काम करिए, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखिए एक फोर्स और चाहिए जो इसको घुमाएगी, किधर इसको काउंटर करेगी। तो एक फोर्स यहां पे एक्ट होगी और यही आपका वेट होगा। ठीक, अब देखिए मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? F इंटू डी पढ़े थे। समझिएगा ध्यान से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हो सकता है एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 नंबर के सवाल भी हो सकते हैं, 3 नंबर के सवाल भी हो सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। F ये हो जाएगा, डी कहां से लेंगे बच्चों? हमेशा डी लेना है, F से लेना है, F से लेना है, ध्यान दीजिएगा, F से यहां से लेना है, ये लेना है। अब बच्चों यहां पे देखिए क्वेश्चन जो है ये 58 लिखा हुआ है, ये 58 है। तो जब ये 58 होगा, ये 58 है, तो ये आपका हो जाएगा 42 हो जाएगा। 100 माइनस 58 42 आ जाएगा। इसलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अभी मैं कर रहा था, मैं क्वेश्चन ही गलत लिख लिया था, मतलब डेटा हमने गलत कर दिया था। तो बच्चे एग्जाम में भी ऐसा करते हैं गलती, तो आप ऐसा नहीं करेंगे जैसा कि हमने किया था। आप डेटा को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डेटा पोस्टिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, डेटा कॉपिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है एग्जामिनेशन में खास करके। तो देखिए 58 ये हो गया नाइफ एज का पोजीशन। 100 माइनस 58, तो 100 माइनस 58 करेंगे 42 हो जाएगा। फिर एक बात और, यहां देखिए 8 हो जाएगा ना, 58 माइनस 58, देखिए यहां हमने करेक्शन किया, यहां हमने करेक्ट नहीं किया। तो ध्यान आपको हमेशा देना, पक पे ध्यान देना है जब मैं देख रहा हूं कि गड़बड़ी है। ये देखिए 2 से कटेगा 10 और ये आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, हाँ या 4 से कर लेते हैं, 4 5 जा और 4 2 जा, 2 से 21। तो इस तरीके से 5 इंटू 21 करेंगे तो आपका आ जाएगा 105 GF आ जाएगा। ध्यान समझिएगा। हाँ यहां भी ध्यान रखिएगा, आप क्या निकाल रहे हैं? वेट निकाल रहे हैं, वेट। तो आंसर किस में होगा? GF में होगा। ग्राम में निकाल के मत छोड़ दीजिएगा। हाँ लेकिन अगर मास पूछेगा तो मास पूछेगा तब ग्राम में लिखिएगा। तो फ्रेंड्स आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ये सभी 4 चैप्टर से रिलेटेड होगा। आप अच्छे से तैयारी करेंगे और एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए फिजिक्स बहुत ही कंसेप्चुअल होता है। जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ पे नहीं बैठेगा। यहाँ से बैठाने के लिए कंसंट्रेशन बहुत मस्ट है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वर्क एनर्जी पावर पर ही मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।